नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया लगभग सभी टॉपिक आईआईटी, पीईटी, नीट और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैं सवाल तो नहीं बताता, लेकिन कुछ आंसर ज़रूर ऐसा बताता हूं जो आपके सवाल से संबंधित है। मैंने भी कई पीएससी एग्ज़ाम दिए हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम में भी बैठे हैं, व्यापम के भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों को गौर किया है कि हम चंद त्रुटियों के कारण या थोड़ी भूल जाने के कारण हमारे द्वारा ज्ञात आंसर भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों इन छोटे छोटे पॉइंटों को आपको गौर से सुनना है, गौर से देखना है और उसको हमेशा के लिए माइंड में बैठाना है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि इन टॉपिकों को आप डीपली देखिए और पूरे अंत तक सारे वीडियो को देखिए, ताकि आने वाले भविष्य में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, स्टूडेंट आप सब के लिए खासकर विशेषकर ये है कि अगर किसी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठना है, अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इससे संबंधित किसी भी सवाल के आंसर देने में आपको किसी प्रकार के हिचकिचाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में पूरा टॉपिक क्लियर बैठ जाए, आपको कभी भूलने ना दे। और रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लिंक को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक वेब ऑप्टिक्स के पार्ट 2। दोस्तों हम प्रकाश का व्यतिकरण लेके चलते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। सामान्य भाषा में मैं आपको बता दूं कि जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे, समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती है। मतलब दोनों तरंग जब अध्यारोपित होगी तो एक परिणामी तरंग बनेगा। अब परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है, चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, जिसे हम एक सामान्य अगर परिभाषा के रूप में बताएं तो दोस्तों हम बता सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है दोस्तों, आइए समपोषी व्यतिकरण के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, अर्थात जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी एक ही दिशा में एक ही माध्यम में गमन करती है तो दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं, अर्थात दोनों तरंगों के श्रृंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं। उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है, अतः प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा दोस्तों। आते हैं विनाशी व्यतिकरण के बारे में भी जान लेते हैं कि जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में एक ही माध्यम में आपतित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप अध्यारोपित होंगी, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप वो दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है या निरस्त कर देती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण में श्रृंग और गर्त पर जहां बिंदु मिलती है, श्रृंग से होते हुए और गर्त से होते हुए बिंदु जब मिलती है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ व्यतिकरण और व्यतिकरण के दो प्रकार का समापन हुआ है। आइए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं।
ये दो प्रकार हैं दोस्तों, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। आइए समपोषी व्यतिकरण का डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम है मित्रों और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। इसमें दो समान आयाम और दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे हैं जो एक ही दिशा में गति कर रही हैं। वो दिशा एक्स है और एक्स माध्यम है और वाई दिशा, और ऊपर नीचे इसको श्रृंग, ऊपर में श्रृंग बोलते हैं दोस्तों, नीचे में गर्त बोलते हैं। श्रृंग को अंग्रेजी में क्रेस्ट बोलते हैं और गर्त को टॉर्ट बोला जाता है दोस्तों। श्रृंग, दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि इसको लैम्डा से दिखाते हैं और ये वेव लेंथ कहलाती है। इसलिए एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। इसको ध्यान रखिएगा। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ या तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक श्रृंग और एक गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको λ/2 कहा जाता है या λ/2 से प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों समपोषी व्यतिकरण में क्या है कि ये दोनों समान आयाम समान आवृत्ति की तरंगे जब एक ही माध्यम में गति कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये अध्यारोपित होते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को घटा देते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो इस घटना को ही समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे शून्य नहीं हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर अगले स्टेप में घटेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा दोस्तों। ठीक, आते हैं विनाशी व्यतिकरण में। ये विनाशी व्यतिकरण का डायग्राम है, अर्थात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोस्तों एक वेव जो है, तरंग, वो ऊपर से जा रहा है और एक तरंग नीचे से जा रहा है। ये तरंग का श्रृंग हो गया, ये तरंग का गर्त हो गया। दोस्तों नीचे वाला तरंग भी जब नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर वाला तरंग ऊपर से नीचे आएगा, ये कंटिन्यू इसमें चलते रहेगा। तो एक पॉइंट आएगा दोस्तों, ये पॉइंट जहाँ पर ऊपर की तरंग और नीचे की तरंग एक साथ अध्यारोपित होंगी। तो यहाँ पर इन दोनों का जो तीव्रता होगा वो शून्य होगा, यहाँ पे भी दोनों की तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी और ये लाइन आगे कंटिन्यू चलती जाएगी जहाँ पर इनकी तीव्रता शून्य होते रहेगी। तो इस प्रकार से व्यतिकरण दोनों प्रकार के डायग्राम के आधार पर हमने बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों इसके डेरिवेशन में। दोस्तों इसमें ऊपर से जो तरंग जा रहा था उसको प्रथम तरंग या प्राथमिक तरंग कहते हैं और जो नीचे से जा रहा है मूल बिंदु से होते हुए उसको द्वितीय तरंग कहते हैं। इन दोनों का अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग है वो बीच वाला तरंग है, जिसे हमने लिख दिया है परिणामी तरंग। तो अब हम लोग गणितीय व्याख्या चलते हैं, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, माना समान आवृत्ति की दो तरंगे, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में गमन कर रही है, जिनके आयाम स्मॉल m1 और स्मॉल a2 है। तब दोनों तरंगों के समीकरण हो जाएंगे y1 = a1 sin ωt इक्वेशन फर्स्ट, y2 = a2 sin ωt + phi इक्वेशन सेकेंड। जहाँ पर बता देंगे दोस्तों फाई जो है दोनों तरंगों का कालांतर है अर्थात फेज डिफरेंस है और हम जानते हैं कि प्रत्येक तरंग की आवृत्ति न्यू इक्वल टू होती है ω/2π, जहाँ ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि यदि समीकरण 1 और 2 का परिणामी आयाम y हो तो हम बता सकते हैं कि y = y1 + y2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तब मित्रों यहाँ पे हो जाएगा y = a1 sin ωt + a2 sin ωt + phi। मित्रों इस लाइन को गौर से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक मैथ्स का फार्मूला होता है sin a + b और sin a + b बराबर होता है sin a cos b + cos a sin b। तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और उसी फार्मूला के आधार पर इसको तोड़ देंगे दोस्तों। स्टूडेंट्स आप सब ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स हो जाएगा y = a1 sin ωt + a2, बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से और ब्रैकेट के अंदर sin a के प्लस पर sin ωt, cos b के प्लस पर cos phi
प्लस कॉस ए के प्लस पर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी के प्लस पर साइन फाइव। तो इस प्रकार से साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव फार्मूले पर इसको हम लोगों ने सेट कर लिया। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो a2 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म में हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से साइन ओमेगा टी और यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से कॉस ओमेगा टी को साइन फाइव को बाहर कर लेंगे। तो हमारे पास बचेगा हमारे पास a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी को हमने बाहर कर लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इतना के इक्वल टू में r कॉस थीटा मान लेंगे और इतना के इक्वल टू में r साइन थीटा मान लेंगे। तो हमारा टर्म हो जाएगा r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम इसको जो माने हैं दोस्तों उसको अलग लिख लेते हैं। स्टूडेंट मान लिया r कॉस थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव r साइन थीटा बराबर a2 साइन फाइव, इसको इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 मान लिए। तो ये जो अंतिम इक्वेशन हमारा प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हो जाएगा y इक्वल टू r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देंगे। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को दोनों पक्षों में अर्थात बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और फिर उनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स इनको जोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरण नंबर 3 y इक्वल टू r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी ये प्राप्त हुआ है समीकरण 3 इक्वेशन 3। इसमें अगर r को कॉमन निकाल दिया जाए तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा। स्टूडेंट्स हो जाएगा समीकरण 3 को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। r को कॉमन ले लिए तो कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी बचेगा। स्टूडेंट इक्वेशन 3 में से पहले हमने एक इक्वेशन बताया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे भी है स्टूडेंट साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हो जाएगा r इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको फार्मूला पे रख देंगे y इक्वल टू ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा जो परिणामी आयाम के लिए फार्मूला है, परिणामी एम्पलीट्यूड के लिए ये फार्मूला है स्टूडेंट। चलिए आते हैं अगला टॉपिक इसी के आगे। स्टूडेंट्स स्पेस कम होने के कारण मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ रहा है, रफ करके हम फुल स्पेस में बनाते हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। LHS को एक तरफ, RHS को RHS में जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5। स्टूडेंट यहाँ से r और r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा हमारे पास। और इक्वल टू में स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 है और यहाँ पर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 है। तो क्यों ना हम इसको इसका ऐसे लिख लें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। स्टूडेंट ये बचेगा ब्रैकेट में a2 को कॉमन ले लिए, फिर प्लस 2a1 a2 बच गया है तो
A1 A2 cos फाइव हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक और फार्मूला याद करिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज हो जाएगा और यहाँ पे भी फार्मूला यूज हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 2A1 A2 cos 5। स्टूडेंट A2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली A2 आएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो जाएगा जिसको परिणामी आयाम का समीकरण कहेंगे। इसी को स्टूडेंट अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं या R इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो LHS में अंडर रूट चढ़ जाएगा और हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ये भी परिणामी आयाम का ही इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट्स इक्वेशन 7 जो है उसके कई स्थितियां निकलेंगी। हम स्थिति फर्स्ट में चलते हैं, केस 1। इसको हमने इक्वेशन 7 दिया है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बीच में बोलने में कुछ वर्ड गलत बुला जाता है। जैसे हमने पिछले कक्षा में जब आपको ऑप्टिक्स वेव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था या समझा रहा था तो उसमें मैंने कहीं अपवर्तित की कोण का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स अपवर्तित कोण कहीं भी नहीं होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो अगर आपको कभी आप उस वीडियो को देखें तो उस अपवर्तित कोण के प्लेस पर अपवर्तन कोण शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा। स्टूडेंट स्थिति ज्ञात करने से पहले हम आपको बता दें कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि मान लीजिए कि तीव्रता I है तो I अनुक्रमानुपाती R का स्क्वायर या I इक्वल टू K इंटू आर स्क्वायर, जहाँ K जो होगा वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा स्टूडेंट, और I इक्वल टू K इंटू आर स्क्वायर मीन्स अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 की वैल्यू को अगर हम रख कर इसका स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा और I इक्वल टू हमारे पास आएगा K इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos 5। स्टूडेंट्स ये परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला हो जाएगा, जिसमें अगर हम मान लें कि I1 इक्वल टू KA1 स्क्वायर पहले तरंग का या पहले तरंग के कारण तीव्रता है, और I2 इक्वल टू KA2 स्क्वायर दूसरे तरंग के कारण की तीव्रता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समीकरण है दोस्तों स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा तब I इक्वल टू हो जाएगा K इंटू I1 प्लस I2 प्लस 2, ये K तो निकल जाएगा स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 प्लस 2K, यहाँ पर हो जाएगा 2K A1 A2 cos 5 है ना। ये परिणामी, ये भी आप दे सकते हैं परिणामी तीव्रता के लिए समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। अब आते हैं स्थिति फर्स्ट में, जब फाई इक्वल टू 2 पाई n हो जाएगा, अर्थात जब दोनों तरंगे समान कला में होंगे, तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि जहाँ n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख लेंगे। तो जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स, r इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, इसमें 5 के प्लेस पर
अगर हम 0 रखते हैं तो फाइव इक्वल टू पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स 2 पाई इंटू 0 करेंगे तो टर्म 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एक फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो होता है अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट होल स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2। ये एक स्थिति आएगी जो परिणामी आयाम के लिए होगा। स्टूडेंट अगर परिणामी तीव्रता के लिए देखें तो परिणामी तीव्रता में हम जानते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2K A1 A2 कॉस फाइव। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग रख सकते हैं 5 के प्लेस पे 5 का मान 0 हो जाएगा, जान ही रहे हैं आप। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2K A1 A2 कॉस 5 मीन्स कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस 2K A1 और A2 की जगह पर हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 I इक्वल टू, ये जो आएगा स्टूडेंट हम इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे भी बता सकते हैं कि अंडर रूट I1 इंटू I2। ये परिणामी तीव्रता के लिए प्रथम स्थिति में मान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम स्थिति सेकंड निकालेंगे। तो स्थिति सेकंड निकालते समय ध्यान रखिएगा कि फाई इक्वल टू आपको वैल्यू रखना है 2n माइनस 1 इंटू पाई, जहां n इक्वल टू आप रखेंगे, जहां n इक्वल टू आप रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट वो चेंज हो जाएगा। और दूसरी स्थिति है दोस्तों कि जब दोनों तरंगे विपरीत कला में हो, जैसा कि हमने बताया कि फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू फाइव रखना है, जहां n बराबर 1 2 3 रखेंगे। n बराबर जब आप 1 2 3 रखेंगे तो 2n माइनस 1 का वैल्यू पर n की वैल्यू 1 रखने पर आ जाएगी पाई, 2 रखने पर 3 पाई, 3 रखने पर 5 पाई इत्यादि आएगी दोस्तों। तो अब चलते हैं r की वैल्यू में। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5 के प्लेस पर हो जाएगा स्टूडेंट कॉस पाई। और बता दूं आपको कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 r इक्वल टू स्टूडेंट ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट ध्यान देंगे तो r इक्वल टू ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर या r इक्वल टू a1 माइनस a2। ये दूसरी स्थिति में परिणामी आयाम का सूत्र होगा। और इसी प्रकार से जब हम परिणामी तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो परिणामी तीव्रता की वैल्यू आएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2K अंडर रूट
I1/√I2 आप वैल्यू रखकर इक्वेशन नंबर 9 में देख सकते हैं, यही वैल्यू प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो प्रकाश के व्यतिकरण अर्थात इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड है। बताया गया है कि या हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के मध्य कालांतर 0 या पाई का समगुणक होने पर उस बिंदु पर परिणामी आयाम प्रत्येक तरंग के आयाम के योगफल के बराबर होता है तथा परिणामी तीव्रता प्रत्येक तरंग की तीव्रता के योगफल से अधिक होती है। यही समपोषी व्यतिकरण की स्थिति होती है। अब हम बता सकते हैं जैसे कि कालांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, जहाँ लैम्डा जो होगा वो तरंग धैर्य होगा, या फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर डेल, या डेल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। अधिकतम तीव्रता या समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई इक्वल टू 2 पाई एन मान रख देते हैं स्टूडेंट्स, तब हो जाता है डेल इक्वल टू या डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई एन, या डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा, या डेल्टा इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स वो ध्यान रखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई में ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति हम ये बताते हैं कि जब व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दोनों तरंगों का कालांतर पाई का विषम गुणक होता है तो परिणामी आयाम प्रत्येक तरंग के आयाम के अंतर के बराबर होता है तथा परिणामी तीव्रता प्रत्येक तरंग की तीव्रता के योगफल से कम होता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, अर्थात फाई के जगह प्लेस पर अगर 2n-1 इंटू पाई जब रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई। फाई इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई जैसा कि हमने पहले बताया था स्थिति सेकेंड में, तब इस वैल्यू को सॉल्व करने पर आ जाता है डेल्टा इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये भी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते समय विषम के लिए इस मान का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स व्यतिकरण की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होता ये है स्टूडेंट कि यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान नहीं हैं तो उनके आवर्तकाल भी समान नहीं होंगे। अतः किसी बिंदु पर उन तरंगों का कालांतर समय के साथ स्थिर नहीं रहेगा। फलस्वरूप यदि किसी क्षण दोनों तरंगे समान कला में हैं तो कुछ क्षण पश्चात दोनों तरंगे उसी बिंदु पर विपरीत कला में होंगी। अतः प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी जिससे व्यतिकरण की अवस्था स्थायी नहीं होगी। कालांतर को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरंगे एक ही स्रोत से उत्पन्न हो, अर्थात दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत हो। दूसरा है दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो। यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हैं तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम 0 होगा, अतः व्यतिकरण की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। किंतु यदि आयाम में अधिक अंतर है तो व्यतिकरण की स्थिति सुस्पष्ट नहीं होगी। स्टूडेंट तीसरा शर्त है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें। ऐसा नहीं होने पर जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में होंगी उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम नहीं होगा। इसी तरह जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में होंगी वहां परिणामी तीव्रता 0 नहीं होगा। चौथा शर्त है कि दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हो। यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी स्थान पर तरंगों के मध्य पथांतर अधिक होगा। फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के स्थान अलग अलग ना होकर एक दूसरे पर अतिव्याप्त हो जाएंगे, अतः व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। पांचवा है स्टूडेंट शर्त कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। यदि प्रकाश स्रोत चौड़ा है तो उसे कई संकीर्ण प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अतः दो प्रकाश स्रोतों में से दो तरंग युग्म प्राप्त करने की बजाय कई तरंग युग्म प्राप्त होंगे जो अपना अपना व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे। फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप तीव्र
अर्थात शार्प और सुस्पष्ट अर्थात क्लियर नहीं प्राप्त होगा। छठवां शर्त है दोस्तों कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो। यदि ऐसा नहीं है तो भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे जिनकी चौड़ाई भिन्न होगी। सातवां शर्त है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो, अर्थात प्रकाश स्रोतों में इस उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित न हो। यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी जिससे स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। और अंतिम शर्त है स्टूडेंट्स कि यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।